जो अभी हॉट टॉपिक चल रहा है वो है टैरिफ्स। व्हाट डू यू थिंक इसका इम्पैक्ट होगा मार्केट्स के ऊपर? और मार्केट में अगर खराब न्यूज आती है तो डिस्काउंट भी हो जाती इंडिया के भी तो अलग अलग प्लान्स है, जैसे कि ब्रिक्स के ऊपर वो काफी फोकस कर रहे हैं। रशिया और चाइना के साथ जो ट्रेड होगा वो सारा का सारा इंडियन रूपी के अंदर डिनोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ से लग रहा है कि शायद खाली पॉजिटिव न्यूज आएंगे, फिर अगर कुछ भी पॉजिटिव आता है तो एक ट्रिगर बन सकता है। आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि 2025 इज गोइंग टू बी स्टॉक पिकर्स मार्केट। तो ये स्टॉक पिकिंग तो समझ में आता है, बट राइट स्टॉक पिकिंग कैसे होती है? सो आई शेयर माय सीक्रेट विद यू। जो कॉन्सेप्ट स्टॉक्स हैं वो बहुत ही बढ़िया रिटर्न देते हैं। कॉन्सेप्ट इज अ कंपनी जो ऐसी कुछ बिजनेस मॉडल लेकर आती है जो काफी डिफरेंट है, काफी अलग है और वन ऑफ इट्स काइंड है। अभी कौन से सेक्टर्स हैं जो कि ओवर वैल्यूड लगते हैं और कौन से ऐसे लगते हैं जो अंडर वैल्यूड? फॉर एग्जाम्पल सेक्टर, तो पिछले 2-3 साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स, ऑलमोस्ट मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको मिले होंगे। तो बजाज फाइनेंस पर हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। और अगर आप देखेंगे कि ये जो जीएसटी कट आएगा और अगर कंजम्पशन इंप्रूव होता है, एंड बजाज फाइनेंस इज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट लेंडर, आपको एसी खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, मोबाइल खरीदना है, ये प्रोवाइड लोन्स। अभी जियो और ब्लैक रॉक का भी एक एसेट मैनेजमेंट अभी ये चालू होने वाला है। रिलायंस की जो स्ट्रैटेजी है हमेशा ये रही है कि हमें मार्केट को डिस्टर्ब करना है। तो क्या माहौल चल रहा है पूरी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में एंड एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर? इट विल हैपन, आई एम श्योर ऑफ इट। लेकिन एज आई सेड, थोड़ी इंडस्ट्री भी काफी डिफिकल्ट है। हाय एवरीवन, आई नो आप हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं और आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छे भी लगते हैं, लेकिन ये डेटा मुझे बताता है कि ज्यादातर लोग जो हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अब आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है एंड इट विल जस्ट टेक 1 सेकंड ऑफ योर टाइम, लेकिन हमारे इस चैनल की ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सपोर्ट दिस चैनल, हेल्प अस ग्रो एंड सब्सक्राइब राइट नाउ। एंड नाउ लेट्स बिगिन द पॉडकास्ट। Alright, another day, another podcast on Upsurge with me, Ansh R. Hiran. तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है मिस्टर दीपन मेहता फ्रॉम पैसा स्मार्ट। अगर आप इनको नहीं जानते, ही इज द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एलेक्सियर इक्विटीज एंड विद ओवर 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द मार्केट इन इक्विटी एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड स्टॉक ब्रोकिंग। सर, आई थिंक आपने कम से कम 5-6 क्रैशेस तो देखे होंगे मार्केट में। या अंश, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो पे इनवाइट करने के लिए। और जी हाँ, 5-6 क्रैश। मैं हर्षद मेहता के टाइम एंटर हुआ था मार्केट में। करेक्ट। और फिर 92 में आया था और 94 में क्राइसिस हो गई थी हर्षद मेहता की। उसके बाद मैंने .com बबल देखा है। करेक्ट। 2008 का मेल्टडाउन देखा है। फिर यूरोप में जो क्राइसिस हुई थी, यू मे नॉट रिमेंबर आल्सो, देयर वाज अ सॉवरेन डेट क्राइसिस इन यूरोप। पोर्चुगल, स्पेन वगैरह उसमें इन्वॉल्व थे। वो देखा था। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स कोविड। और अब हम देख रहे हैं कि मार्केट काफ़ी लैकलस्टर है। क्रैश नहीं हुआ है लेकिन फिर भी काफ़ी सॉफ्ट ट्रेंड्स है मार्केट में। तो आई थिंक यू कीप ऑन लर्निंग इन दिस मार्केट, राइट। बट ऑन द होल आई थिंक काफ़ी एक्सपीरियंस है, आई थिंक द लास्ट 35 years और सो। 3.5 decades बहुत बड़ा एक नंबर है। मेरी उम्र 25 साल की है, सो बट ये क्रैश का क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 2008 का जो क्राइसिस आया था मार्केट के अंदर वो आपको 2025 के अंदर वापस आता दिख रहा है, राइट? और क्योंकि अभी आपने देखा भी होगा कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर एक अच्छी खासी करेक्शन आई मार्केट के अंदर। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का एफआईआईज ने पैसा पुल आउट किया मार्केट से। तो ये जो आपने अपना व्यू दिया था ऑन 2025, इसके पीछे के मेजर रीजंस क्या क्या थे मुझे जानना है। अंश, ऐसे कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा था कि अगर आपने 2008 की क्राइसिस देखी है तो आपने बहुत कुछ देख लिया है। और 2025 में क्योंकि जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल इवेंट्स है, ट्रम्प टैरिफ्स है, ओवरऑल स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, स्लो डाउन इन कॉर्पोरेट अर्निंग्स की वजह से इन्वेस्टर शुड नॉट एक्सपेक्ट वेरी गुड रिटर्न्स। और काफ़ी नाजुक सिचुएशन है हमारे मार्केट में। जैसे आप देख सकते हैं कि इतना सारा पैसा आने के बाद भी मार्केट इज नॉट एबल टू गो बैक टू इट्स अर्लियर हाइज जो हमने सितंबर में देखा था। और उसकी वजह यह है कि आप वो अजीत का जोक जानते हैं ना? नहीं जानते? तो ऐसा है ना कि अजीत एक विलन था हमारे ज़माने का। तो कभी भी कोई उसका आदमी उसको ही वाज नॉट डिलीवरिंग, उसने भूल की, उसको मारने का था, तो बोलता था अभी इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो आप। ऑक्सीजन मरने नहीं देगा और लिक्विड जीने नहीं देगा। तो हमारा मार्केट ऐसा ही है कि इतना सारा डोमेस्टिक फ्लोज आ रहा है कि मार्केट गिरता नहीं है। करेक्ट। लेकिन अंडरलाइंग फंडामेंटल्स अभी भी काफ़ी वीक है, इसलिए मार्केट बढ़ता नहीं है।
तो अगर आप देखेंगे हमारी जो 200 डे मूविंग एवरेज है, मैं खास टेक्निकल एनालिसिस नहीं देखता हूँ, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज को खास मैं ट्रैक करता हूँ, वो इतनी फ्लैट है, इट इज फ्लैट एज अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। करेक्ट। यानी कि इतना सारा पैसा आने के बाद, इतने सारे आईपीओज होने के बाद, फिर भी मार्केट वहीं पर है, एक साल में किधर भी गया नहीं है। उसकी वजह यह है कि पैसा तो आ रहा है, लेकिन वैल्यूएशंस हाई है और अर्निंग्स थोड़े स्लो डाउन है, इसकी वजह से मार्केट मूव नहीं कर रहा है ऊपर की लेवल पर। सो अर्निंग्स वैल्यूएशन के बारे में फिर से हम एक बार डिस्कस करेंगे पॉडकास्ट के अंदर, बट उससे पहले जो अभी हॉट टॉपिक चल रहा है वो है टैरिफ्स। हम जब ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, कल ही न्यूज़ आई थी कि 50% टैरिफ इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर लग चुके हैं। सो व्हाट डू यू थिंक इसका इम्पैक्ट होगा मार्केट्स के ऊपर इन द शॉर्ट टर्म एंड ऑल्सो इन द लॉन्ग टर्म? देखो अंश, पहले तो जो भी खराब न्यूज़ आ गई, और मार्केट में अगर खराब न्यूज़ आती है तो वो डिस्काउंट भी हो जाती है। करेक्ट। फिर अगर कुछ भी पॉजिटिव आता है तो एक ट्रिगर बन सकता है। जैसे कि अगर कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में अगर ये एडिशनल 25% निकल जाती है फॉर सम रीजन, तो फिर ऑटोमेटिकली दैट विल गिव अ सेंटिमेंट बूस्टर। स्टेबिलिटी तो सर है ही नहीं टैरिफ्स के अंदर, कभी बराबर है, लगा रहे हैं क्योंकि कभी निकल रहे हैं। एग्जैक्टली कभी आता है कभी जाता है, कभी कुछ डील हो गई उनके साथ में, कुछ और हो गया। अगर चाइना पे और भी टैरिफ बढ़ गए तो विल बी एडवांटेजेस पोजीशन। करेक्ट। तो इट्स अ मूविंग टारगेट। लेकिन एज ऑफ नाउ हम इतना कह सकते हैं कि ऑल द बैड न्यूज हैज कम और वो डिस्काउंट भी हो चुका है। ओके। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अभी एक्चुअल जो टैरिफ्स है उसका खास करके जो लिस्टेड कंपनीज है उस पर इतना ज़्यादा असर नहीं है। द इफेक्ट इज कमिंग ऑन जेम्स एंड ज्वेलरी। तो इंडिया की स्टॉक मार्केट में अगर देखेंगे, लिस्टेड प्लेयर कोई खास है नहीं विच इज एक्सपोर्टिंग जेम्स एंड ज्वेलरी टू यूएस। करेक्ट। शायद गोल्डियम एक है कंपनी, स्काई गोल्ड है, लेकिन अदर देन दैट ऑल द अदर ज्वेलर्स आर डोमेस्टिक ओरिएंटेड। फिर जो एक्सपोर्ट्स दैट इज टेक्सटाइल्स, and then that is shrimps and other products like that, और फिर लेदर के प्रोडक्ट्स है। देयर इज नो रियल लार्ज कंपनी। देयर आर अ फ्यू कंपनीज, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है, किटेक्स है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं विच ड्राइव द सेंटिमेंट, उन पर इतना खास असर डायरेक्ट होने वाला नहीं है। Okay. लेकिन इट डेफिनेटली रिड्यूसेस इंडियाज कंपेटिटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड। तो जो बाकी यानी एक्सपोर्टर्स है उन पर डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर आ सकता है, बिकॉज सबसे बड़ा जो मार्केट अगर आपके लिए इनएक्सेसिबल हो जाता है तो दूसरे लोग शायद एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन ऑन द होल इट इज जस्ट मोर टू डू विद सेंटिमेंट, नॉट सो मच एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन द कॉर्पोरेट अर्निंग्स। ओके। इसके साथ ही मतलब जो ट्रम्प ने हमारे ऊपर लगाया वो तो अलग बात है, बट इंडिया के भी तो अलग अलग प्लान्स है, जैसे कि ब्रिक्स के ऊपर वो काफ़ी फोकस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि रशिया और चाइना के साथ जो अब ट्रेड होगा वो सारा का सारा इंडियन रुपी के अंदर डिनोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। सो आपने कहा कि नेगेटिव न्यूज़ डिस्काउंट हो चुकी है, क्या पॉजिटिव न्यूज़ का इम्पैक्ट आना बाकी है मार्केट के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ से लग रहा है कि शायद खाली पॉजिटिव न्यूज़ आएंगे। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके। इट लुक्स लाइक दैट। देखिए, मूड तो काफ़ी डाउन है मार्केट में, आप देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से। करेक्ट। तो पॉजिटिव न्यूज़ क्या आ सकती है? जैसे आपने कहा कि जो हमारे दो दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ हम लोग समझो वी कैन गेट अ मोर फेवरेबल डील, या तो डेफिनेटली एक एवेन्यू बन जाता है एक्सपोर्ट्स के लिए। लेकिन जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही प्रोएक्टिव है और उन्होंने ऐसे कितने सारे स्टेप्स लिए हैं टू काउंटर दिस ट्रम्प टैरिफ एंड ओवरऑल आल्सो इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए। एंड वी शुड टॉक अबाउट दो स्टेप बिकॉज दैट इज ऑल द गुड न्यूज़ विच इज कमिंग इन विच विल लिफ्ट द अर्निंग्स। देखिए, मैं हमेशा अर्निंग्स पर फोकस क्यों करता हूँ, क्योंकि हमारे मार्केट में एक कहावत है कि मार्केट्स आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स। माने अर्निंग्स बढ़ेगी तो मार्केट बढ़ेगा, अर्निंग्स अगर खत्म है, कम है, तो मार्केट नहीं बढ़ सकता है चाहे कितना पैसा डालो, which is what we are seeing just now. क्योंकि एंड ऑफ द डे ग्रोथ इज व्हाट ड्राइव स्टॉक्स हायर। तो अर्निंग्स इंप्रूव करने के लिए काफी सारे स्टेप्स लिए गए हैं लास्ट सेवरल मंथ्स और सो, और ये जो स्टेप्स है दे टेक अ व्हाइल टू हैव द इफेक्ट, करेक्ट, बट दे आर ऑल वेरी वेरी पावरफुल। सो पहला स्टेप था, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इनकम टैक्स में कट्स लिए थे पर्सनल टैक्स में, तो आपकी जो सैलरी पर टीडीएस है वो कम हो गया है। करेक्ट, दैट इज गिविंग मोर मनी इन द वॉलेट टू स्पेंड। यस, दूसरा, आरबीआई ने 0.5%, आधा प्रतिशत इंटरेस्ट रेट घटाया है, तो ईएमआई में थोड़ी सेविंग्स हो जाती है। करेक्ट,
तीसरी बात, अभी ये जो आएंगे 3-4 सितंबर को जीएसटी कट, तो वो भी एक बहुत ही बड़ा इंसेंटिव है, एक बहुत ही बड़ा पुश है इकोनॉमी के लिए, कंजम्पशन के लिए, जिसकी वजह से यू विल सी द इफेक्ट इन द अर्निंग्स। एंड गॉड्स हैव बीन काइंड, वी आर कंप्लेनिंग अबाउट रेन्स, बारिश के बारे में, बट बारिश अच्छे हुए हैं, हमारे रिजर्वोयर्स फुल है, इसलिए जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, जो रूरल इकोनॉमी है, दैट आल्सो विल डू वेल। तो ये जो वजह है, इसकी वजह से शायद आई थिंक आगे चलते वी मे ओनली सी पॉजिटिव न्यूज़, वी मे सी इम्प्रूवमेंट इन अर्निंग्स। वैसे काफी हैवी बारिश के अंदर आज आप हमारे साथ आए हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। चलिए सर, जियोपॉलिटिक्स वाला चीज तो समझ में आती है कि पॉसिबिलिटी है कि अब बेटर न्यूज आएगी मार्केट के अंदर। अब बात करते हैं पीईजी रेशियो, राइट? एंड आपका बहुत सारा एनालिसिस जो मैं थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत सारा आपका एनालिसिस है जिसमें आप यूजुअली वैल्यूएशंस के ऊपर फोकस करते हैं, वो पीईजी रेशियो के ऊपर फोकस्ड होता है। पीईजी रेशियो लेस देन 2 को आप काफी ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताइए सर कि क्या एग्जैक्टली ये रेशियो है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? वेरी गुड क्वेश्चन अंश, क्योंकि आपका चैनल इज एजुकेशन चैनल, करेक्ट। और इन्वेस्टर जो है आजकल तो बहुत ही डू इट योरसेल्फ DIY इन्वेस्टर्स है, तो उनको ये जो पीईजी रेशियो उसके ऊपर खास ध्यान रखना है, और थोड़ा हम उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। आई जस्ट शेयर माय नॉलेज विथ यू। श्योर। तो एक तो है ग्रोथ रेट ऑफ द अर्निंग्स पर शेयर और ग्रोथ रेट ऑफ द प्रॉफिट्स। ओके। तो ये जो ग्रोथ रेट है, वी लुक एट ग्रोथ रेट ऑन अ लॉन्गर टर्म सस्टेनेबल बेसिस, यानी कि ऐसी कंपनियां हैं जो एक क्वार्टर में 100% ग्रोथ दे सकती है, फिर दूसरे क्वार्टर में 80% डाउन देती हो जाती है, देन थर्ड क्वार्टर दे में भी आप 60-70% इन प्रॉफिट, तो वो वॉलेटाइल अर्निंग्स हो जाता है। करेक्ट। ठीक है, विच इज फाइन, लेकिन वी हैव टू असेस, इन्वेस्टर को असेस करना है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल क्या है इस बिजनेस का। ओके। तो ये जो फिगर मिल गया, दैट इज आई वुड से इज द ग्रोथ रेट। जैसे कि कोई इंडस्ट्री है, like say retail is there or defense is there, उनकी growth rates have been pretty good, much higher than the GDP growth rate, क्योंकि underlying जो fundamental है इंडस्ट्री का वो काफ़ी पॉजिटिव है। Okay. तो ये जो ग्रोथ रेट है वो आपको उसको एस्टिमेट करना है बेस्ड ऑन पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, बेस्ड ऑन इंडस्ट्री डायनामिक्स की ये जो बिजनेस है, ये जो इंडस्ट्री है, उसकी ग्रोथ रेट क्या आ सकती है। कैसे करते हो? You can look at the past track record. अगर company has been consistently growing 15-17% for the last 5 years, 10 years, तो you can extrapolate कर सकते हैं कि आगे चलते भी 15-20% की ग्रोथ आ सकती है। ओके। दूसरी बात यह है कि अभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके पास काफ़ी बल्जिंग ऑर्डर बुक पोजीशन है, डिफेंस में है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन में है, रियल एस्टेट कंपनीज है। यू कैन सी कि इनका जो ऑर्डर बुक पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो यू कैन सी द विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। सोलर इक्विपमेंट कंपनीज है, विंड पावर कंपनीज है, दे आर डिस्क्लोजिंग देयर ऑर्डर बुक पोजीशन, राइट। बोलते हैं कि हमारे पास 3 साल के ऑर्डर्स है, 4 साल के ऑर्डर्स है, तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगले 3-4 साल इस कंपनी में अच्छी ग्रोथ आ सकती है। करेक्ट। तो ये जो ग्रोथ एस्टिमेशन है, ये एक इन्वेस्टर की एक आई वुड से एक कला होनी चाहिए कि आप ये ग्रोथ एस्टिमेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन मेनी फैक्टर्स। कभी कभी तो मैनेजमेंट बोल देती है कि हमारा टारगेट है कि आपको 15% ग्रो करना है या 20%। समटाइम द मैनेजमेंट कैन टेल यू, बहुत सारे जो रिसर्च रिपोर्ट्स आते हैं वहाँ पर भी एनालिस्ट फोरकास्ट करते हैं ग्रोथ रेट्स क्या है। तो कोई भी बिजनेस अगर आप स्टडी करते हो तो उसकी ग्रोथ रेट आप एस्टिमेट करके रखो। ओके। एंड देन यू लुक एट व्हाट इज द ट्रेलिंग 12 मंथ, मतलब पिछले 12 महीने, पिछले 4 क्वार्टर के जो प्रॉफिट आए हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 12 क्वार्टर्स, आपको प्राइस अर्निंग मल्टीपल मिल जाता है। तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल डिवाइडेड बाय ग्रोथ, आपको प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ मिल जाता है। तो ये पूरा फॉर्मूला आपको मिल जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, मेरे हिसाब से इन्वेस्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। और अगर ये जो फॉर्मूला है, अगर आपको 1.5-2.5 टाइम्स के आसपास मिल सकता है, देन यू कैन रेट द स्टॉक टू बी अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एज अ थंब वैल्यू स्टॉक। गुड वैल्यू करो, ग्रोथ करो, उसमें ज़्यादा मत जाइए आप। तो मैं यहाँ से आपको पैसा बन सकता है। ओके। ये मेरा अनुभव है कि अगर आप ये जो प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ है वहाँ पर आप थोड़ा नज़र रखेंगे, थोड़ा केयरफुल रहेंगे, थोड़ा आप इसके ऊपर ध्यान करके स्टडी करेंगे और बराबर का आप एस्टिमेट लगाएंगे कि क्या लेवल पर आप एंट्री मार रहे हैं वो स्टॉक में, तो आगे चलते आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि इफ़ यू आर एंटरिंग अ स्टॉक एट अ रीजनेबल प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ, तो उसके जो स्टॉक के इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आएंगे।
So that is Can- my yes can, क्योंकि everything is unpredictable and Yeah. but as a thumb rule. So can it be the inflection point as well, क्योंकि एक reasonable level पे आया है and then earnings की growth हो रही है, so it can start, you know, Yes, its you are right, upward journey. absolutely. It's a good point to make कि अगर वो price earning growth multiple जो है अगर reasonable है तो definitely वहाँ से आपको upturn मिल सकता है. Hmm. So good inflection point definitely. Because क्या होगा इसके अंदर कि जैसे जैसे earnings आएंगे Hmm. तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारी मार्केट में अर्निंग्स आते हैं तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो मैंने अभी आपको समझाया था वो भी Correct. एक्सपैंड होता है. Correct. सो अर्निंग्स भी बढ़ते हैं, प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी बढ़ता है. दैट्स हाउ यू गेट एक्सेप्शनली गुड रिटर्न्स. और मैंने आपसे इसलिए पूछा सर क्योंकि ज्यादातर लोगों का जो एनालिसिस है ना वो पी रेशियो के ऊपर खत्म हो जाता है. इस स्टॉक का पी ये है इसलिए मैं बाय कर रहा हूँ. वो पीजी जब आया, दैट्स व्हाई आई वाज वेरी क्यूरियस टू नो इट फ्रॉम यू. आई होप आई हैव एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट. या प्रीटी वेल. तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं आप अपने दिमाग में पीजी लिख लीजिए कितना होना चाहिए. गॉट इट. एक चीज मुझे और जाननी थी सर, क्यों मैं लोगों के व्यूज वगैरह देखता हूँ मार्केट के ऊपर एंड काफी इंटरेस्टिंग होते हैं वो, बट मेरा ज्यादा इंटरेस्ट उसमें रहता है कि वो उन व्यूज के ऊपर आते कैसे हैं, राइट? आपके भी बहुत सारे इंटरव्यूज आते हैं मनी कंट्रोल पे और ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप अपने व्यूज देते हैं एंड अलग अलग सेक्टर्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं. आई रियली वांट टू नो कि उनके पीछे आपकी क्या एनालिसिस होती है, कैसे आप विनिंग सेक्टर्स, विनिंग स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं. अब स्टॉक सिलेक्शन एक अलग ही चीज हो सकती है. पहले मुझे सेक्टर्स का बताइए कि हाउ डू यू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर सेक्टर या अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर थीम जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे और विच कैन हैव गुड ग्रोथ पोटेंशियल एज यू सेड इन अपकमिंग मंथ्स और ईयर्स मे बी. देखो आज ऐसा है ना कि इंडिया में जो है वी आर अ वेरी नाइस बिग वेल डाइवर्सिफाइड कंट्री. मेरे हिसाब से 4 इन्वेस्टमेंट थीम्स हैं. फिर वो इन्वेस्टमेंट थीम्स कौन सी आपको पसंद है वो इन्वेस्टमेंट थीम से आप सेक्टर्स निकाल सकते हैं एंड फिर सेक्टर्स से आप कंपनीज पे जा सकते हैं. तो आपने सुना होगा कि देयर इज अ टॉप डाउन अप्रोच यस. टू इन्वेस्टिंग. तो ये पूरा टॉप डाउन अप्रोच हो जाता है इन्वेस्टिंग का. ओके. बॉटम अप मींस कंपनी अच्छी लगी, उसका एनालिसिस किया, आपने खरीद लिया. लेकिन जो टॉप डाउन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं ले रहे क्योंकि थोड़ा हार्ड है और थोड़ा उसको समझना मुश्किल है. लेकिन अगर आप ये टॉप डाउन अप्रोच लेंगे तो कभी भी आप गलत नहीं पड़ेंगे. यू वोंट मेक अ मिस्टेक एंड द रिटर्न्स कैन बी फार फार सुपीरियर. तो जैसे मैंने कहा इंडिया में 4 इन्वेस्टमेंट थीम्स हैं ओके. और 4 इंजन्स ऑफ ग्रोथ. वन इज रूरल और एग्रो रिलेटेड इंडस्ट्रीज. ओके. दूसरा है कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन मने. तीसरा है केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन. और चौथा है एक्सपोर्ट्स, कुड बी एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज. ओके. तो ये 4 थीम के अंदर मोस्टली सब कंपनियां, सब सेक्टर्स आ जाते हैं. जैसे कि आप पूछे सीमेंट तो दैट इज केपेक्स रिलेटेड क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन में जाता है. राइट. अगर आप पूछेंगे रिटेल तो वो कंजम्पशन में जाता है. फर्टिलाइजर गोज इनटू रूरल कंजम्पशन, एग्रीकल्चर. राइट. सॉफ्टवेयर गोज इनटू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस. तो कोई भी बिजनेस है इंडिया का विल गेट क्लासिफाइड इनटू दीज 4 ब्रॉड इन्वेस्टमेंट थीम्स. आपको कौन सी इन्वेस्टमेंट थीम पसंद है, क्या चल रहा है, वो अगर आप सही उधर वहां पर पड़ गए, इफ यू गेट दैट राइट, तो ऑटोमेटिकली आपको इतने सारे सेक्टर्स और आइडियाज मिलेंगे कि आपको पैसा कम पड़ जाएगा. ऐसे Okay. होता है. तो आज की तारीख में इंडिया में क्या हो रहा है, ट्रम्प टैरिफ की वजह से, ओवरऑल ग्लोबल स्लो डाउन, जियोपॉलिटिकल की वजह से जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है दैट इन्वेस्टमेंट थीम इज नॉट वर्किंग. राइट. एक जमाना था वो बहुत चल रहा था बैक इन 2000 जब एक्सपोर्ट्स वर डूइंग वेल. फिर 2004 से 2008 भी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, एक्सपोर्ट्स वर डूइंग वेरी वेल. लेकिन पिछले कुछ साल से स्पेशली रिसेंट टाइम में वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस आर नॉट बीन डूइंग वेल. तो उसको आपको अवॉइड करना है और वो बहुत काफ़ी आसान है. कोई भी कंपनी देख लो, अगर 60-70% एक्सपोर्ट से आ रहे, थोड़ा आप सोचने लगे, थोड़ा सावधान हो जाइए. ओके. दूसरा है सेक्टर अपना रूरल का विच इज डिपेंडेंट अपॉन वेदर, मॉनसून. मॉनसून अच्छा है तो अगर आप देखेंगे जून क्वार्टर में वी हैड एक्सेप्शनली गुड नंबर्स फ्रॉम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स. करेक्ट. और फिर अन्य भी कुछ रिलेटेड इंडस्ट्रीज है जैसे कि 2 व्हीलर है, ज़्यादातर 2 व्हीलर रूरल एरिया में बिकते हैं. देन देयर इज ट्रैक्टर्स, कमर्शियल व्हीकल्स. तो वो सब फिर अच्छा हो जाता है व्हेन द रूरल सेक्टर इज डूइंग वेल.
लेकिन इन्वेस्टर के लिए जो सबसे दो बड़े इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट थीम्स है, टू इम्पोर्टेंट ग्रोथ इंजन्स इज कंजम्पशन एंड इट इज केपेक्स, द केपेक्स साइकिल। केपेक्स साइकिल जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, एनडीए गवर्नमेंट आई है, इंडिया की जो केपेक्स साइकिल है दैट हैज बीन ऑन अ कंप्लीट अपस्विंग, इट हैज डन एक्सेप्शनली वेल। ये जो हम बात करें डिफेंस के, व्हाट इज इट? इट इज अ केपेक्स स्कीम। रेलवेज की बात करें, इट्स अ केपेक्स थीम। इतना सारा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इतने सारे फ्लाईओवर्स, हाईवेज आ रहे हैं, दैट इज केपेक्स थीम। तो केपेक्स इन इंडिया इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करता है, प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। और इंडिया में ज़रूरत है, वी आर शॉर्टेज ऑफ एवरीथिंग, करेक्ट। सो वी हैव टू बिल्ड मोर एंड मोर कैपेसिटी, वेदर इट कुड बी एयरपोर्ट्स, रेलवेज स्टेशन, एनीथिंग, पोर्ट्स, एंड देन दिस कंजम्पशन। तो कंजम्पशन जो है वो बहुत ही बड़ा थीम है। वहाँ पर एफएमसीजी आ जाता है, वहाँ पर रिटेल आ जाता है, हॉस्पिटल्स, होटल्स आ जाती है, एविएशन आ जाता है, वहाँ पर ज्वेलरी कंपनीज आ जाती है। देयर आर सो मेनी सब सेगमेंट्स विद इन द कंजम्पशन थीम। और ये कंजम्पशन जो है वहाँ पर गवर्नमेंट अभी फोकस कर रही है, जैसे हमने डिस्कस किया था इंटरव्यू में कि टैक्स कट्स, इंटरेस्ट कट और जीएसटी कट, दे आर डूइंग व्हाई? टू बूस्ट द कंजम्पशन। राइट। तो ये जो चार इन्वेस्टमेंट थीम है, आप अपना पोर्टफोलियो देख लीजिए, वेयर द टिल्ट। इफ इट इज इन कंजम्पशन एंड केपेक्स, आई एम रेस्ट अश्योर्ड योर रिटर्न विल बी एक्सेप्शनली गुड। राइट। इफ इट इज इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस, सॉफ्टवेयर कंपनीज है, देन डेफिनेटली द रिटर्न्स मे नॉट बी दैट ग्रेट। तभी आईटी सेक्टर्स के अंदर बिल्कुल, या एंड आई थिंक क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा है टैरिफ्स वगैरह की वजह से, इसीलिए गवर्नमेंट अपने बाकी के जो तीनों पार्ट्स हैं इकोनॉमी के ग्रोथ के जो फैक्टर्स है उसके ऊपर फोकस कर रही है। बिल्कुल। इसी के साथ मुझे एक और चीज जाननी थी। आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि 2025 इज गोइंग टू बी स्टॉक पिकर्स मार्केट, करेक्ट? तो ये स्टॉक पिकिंग तो समझ में आता है, बट राइट स्टॉक पिकिंग कैसे होती है? ओके, पहले अंश बात करेंगे व्हाई इज इट अ स्टॉक पिकर्स मार्केट। ओके। क्योंकि तो कोविड के बाद क्या हुआ कि ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स डिड वेल, आप इंक्लूडिंग ऐसा एक्सपोर्ट डिड वेल। आंख बंद करके पैसा कहीं फेंको तो वो ग्रो होता था। एग्जैक्टली, इट्स अ ग्रेट एनवायरनमेंट। Yeah. अगर आपको इतने सारे मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स को मार्केट में लाना है, तो ये जो मोमेंटम रहता है, ये जो फिनोमेना रहता है कि सभी सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं, दैट इज अ ग्रेट थिंग। बिकॉज आप पैसा डालते हो, आपको रिटर्न अच्छे मिलते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप और पैसा डालते हो। राइट। सो ये जो साइकिल है वो हमेशा अच्छी है टू स्टार्ट ऑफ विथ। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लॉट ऑफ सेक्टर्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कि हमने देखा ट्रम्प टैरिफ की वजह से, ओवरऑल ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से, जियोपॉलिटिक्स की वजह से, एक्सपोर्ट है वहाँ पर, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज वहाँ पर थोड़ी स्लोडाउन आ रही है। राइट। फिर विद इन द सेक्टर्स ऑल्सो हमने देखा है कि अर्निंग्स आर नॉट मटीरियलाइजिंग और नॉट ग्रोइंग एज मच फॉर वेरियस रीजंस। ओके, लेकिन ऐसे भी कोई कंपनियां हैं जहां पर अभी भी हम अच्छी ग्रोथ रेट्स देख रहे हैं। इसलिए इट इज नॉट इनफ टू आइडेंटिफाई ओनली द सेक्टर, विद इन द सेक्टर विच इज द स्टॉक, विच इज द कंपनी विच इज डूइंग वेल, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। और अंश सबसे बढ़िया बात यह है कि मेरी लाइफ में मैंने देखा नहीं है कि इतनी सारी इंटरेस्टिंग बिजनेसेस लिस्ट हो गए जिनको मैं सोच भी नहीं सकता था, यू नो, कि ऐसी भी कंपनी लिस्ट हो सकती है, ऐसे भी बिजनेसेस लिस्ट हो सकते हैं। जस्ट टू नेम अ फ्यू, लाइक पेटीएम। मैंने व्हेन आई ग्रू अप देयर वाज नो पेटीएम। फिर अब देखेंगे तेरा कंपनीज लाइक स्विगी, जोमैटो, लाइक देयर इज नाइका जो कि यू नो इट्स ऑनलाइन कॉस्मेटिक्स कंपनी। तो ऐसे इतनी सारी इंटरेस्टिंग बिजनेसेस लिस्ट हो गए हैं। आई वुड कॉल देम एज द न्यू जनरेशन बिजनेसेस। ओला इलेक्ट्रिक आ गया, यू नो, कहीं ना कहीं किधर ना किधर से ऐसी बिजनेस मॉडल आ जाती है जो हम सोच भी नहीं सकते। राइट। ट्रेडिशनल नहीं है, ट्रेडिशनल नहीं है, मैंने दे ऑल न्यू एज बिजनेसेस, दे आर ऑल प्लेटफॉर्म बिजनेसेस। तो वो भी आ गए पूरे मार्केट में। तो ऐसा सिचुएशन हो गया है कि हर एक इंडस्ट्री में, हर एक इन्वेस्टमेंट थीम में यू विल फाइंड दैट सम कंपनीज आर डूइंग ओके बट सम सेक्टर्स आर डूइंग वेरी वेल, सम कंपनीज आर डूइंग वेरी वेल। जैसे कि हमने कंजम्पशन के बारे में बात की, सो आई हैव बीन बुलिश ऑन कंजम्पशन फॉर 30 इयर्स। और हमारे यहाँ जब हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, द बेस्ट वे टू प्ले कंजम्पशन एफएमसीजी कंपनीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर ले लो, नेस्ले है, गोदरेज है, दे वर द ट्रेडिशनल कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक। लेकिन पिछले 3-4 साल में उनकी ग्रोथ रेट एकदम ठप हो गई है। तो विच इज द न्यू कंजम्पशन? जोमैटो, उनकी ग्रोथ देखिए ना, जोमैटो की ग्रोथ देखिए, स्विगी की ग्रोथ देखिए। सो दैट इज वन कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक।
फिर अगर आप देखेंगे तो अल्कोबेव इंडस्ट्री, मैंने all these Right. companies over there have been doing exceptionally well. Radico Khaitan है, Allied Blenders है, या फिर Piccadilly है, they all have done exceptionally well. They are Correct. also FMCG kind of consumption. Yeah. फिर हमने देखा है कि hotels जो कि एक consumption play है, पूरा travel tourism that has done exceptionally well. उसमें भी अगर आप देखेंगे तो there have been some of these companies which are in also doing online travel. Yeah. They have done very well. Online hotel booking, और फिर उनकी जो टेक कंपनी जैसे कि रेट गेन है विच इज डूइंग ट्रैवल टेक कंपनी, राइट, दैट हैज डन वेल. तो लाइक दैट आप देखेंगे तो सेक्टर बाय सेक्टर अब भी आपको जाना है तो वहाँ पर भी कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका बिजनेस मॉडल थोड़ा इनोवेटिव है, थोड़ा अलग है, जहाँ पर ग्रोथ रेट ज़्यादा है, उस पर फोकस करना चाहिए. इसीलिए हम कहते हैं कि नाउ दिस इज गोइंग टू बिकम अ स्टॉक पिकर्स मार्केट. जब ग्रोथ ऐसी स्लो डाउन हो जाती है इट विल इम्प्रूव बट इट टेक टाइम. तो वहाँ पर आपको फोकस करना है कि विद इन द सेक्टर ऐसे कौन से स्टॉक्स है विच कैन डू एक्सेप्शनली वेल एंड यू कैन गो अक्रॉस द सेक्टर. जैसे कि हम बैंक्स पे बात करते हैं, समझो बैंक्स तो बहुत बड़ा सेक्टर है, राइट, 35-40% जो वेटेज है निफ्टी का, सेंसेक्स का, कम्स फ्रॉम बैंक्स. या लेकिन बैंक्स देखेंगे आप तो नाउ वहाँ पर ग्रोथ रेट्स हैव बीन मोर और लेस कमिंग टू दैट 10-12%. लेकिन उसी में भी यहाँ पर देखते हैं हम लोग बैंक्स में कि देयर आर सम बैंक्स डूइंग एक्सेप्शनली वेल, जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक स्मॉल है. फाइनेंस. Why are they growing much higher pace? Some of the PSU banks, I am surprised. Central Bank of India, Bank of India, Bank of Baroda, Bank of Maharashtra, उनकी भी growth rates are significantly higher than the industry. करेक्ट. तो मेरा कहने का मतलब है एज ए एग्जाम्पल कि बड़ा सेक्टर है, वहाँ पर भी कुछ ऐसे चुने हुए स्टॉक्स है which are doing exceptionally well. इसलिए we say it's a stock pickers market. Same with cement. Cement में देखेंगे तो there is of course the big players, Ultratech है, Shree Cement है, but the smaller ones, mid-size ones जैसे कि ACC Ambuja है, they are reporting far better earnings. JK Cement है, JK Lakshmi है, they are reporting better earnings. So like that अगर आप जाएंगे sector by sector, you are going to see that there are certain winners over there, and that is why I think it is a stock pickers market. हाँ, स्टॉक पिकर्स मार्केट ये है, बट हाउ आर यू सेलेक्टिंग द गुड स्टॉक्स? मेरा मेन क्वेश्चन ये था. No, I won't avoid your question. उसको भी मैं आंसर दूंगा. See, the reason I am asking you again is because बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर्स हो, वो एक टेम्पलेट बना के रखते हैं कि अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ वो बता देते हैं, बट उनके पास कोई ना कोई वो सीक्रेट सॉस होता है या कुछ सीक्रेट स्ट्रैटेजी होती है जिससे वो एक्चुअली इन्वेस्ट करते हैं. आई वांट टू नो दैट फ्रॉम यू. Okay. So I'll share my secret with you. Sure. And this is based on my experience. हर एक इन्वेस्टर को अपनी खुद की एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनका ये जो फॉर्मूला है वो सेट करना है. तो मैंने देखा है कि जो कॉन्सेप्ट स्टॉक्स है ना वो बहुत ही बढ़िया रिटर्न देते हैं. कॉन्सेप्ट स्टॉक्स. कॉन्सेप्ट स्टॉक्स, व्हाट आर कॉन्सेप्ट स्टॉक्स? जैसे कि जोमेटो है ना, कॉन्सेप्ट स्टॉक है. जोमेटो स्विगी के दो ही कंपनी है ना, सीमेंट में 15-20 कंपनी है, बैंक्स में 50 कंपनी होगी. सो द कॉल्ड कॉन्सेप्ट इज अ कंपनी जो ऐसी कुछ बिजनेस मॉडल लेकर आती है जो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग है और वन ऑफ इट्स काइंड है. ओके. तो अगर वन ऑफ इट्स काइंड बिजनेस अगर आपको मिल जाता है, आप उसको स्टडी करते हैं, आप उसके ऊपर अपना इन्वेस्टिंग एज बनाते हैं, देन दैट कैन गिव वेरी गुड रिटर्न्स. आप देखिए इन हिस्ट्री जो हमारे पहले कॉन्सेप्ट स्टॉक्स थे, फॉर एग्जांपल इन्फो, आपने सुना होगा, नौकरी, कॉन्सेप्ट स्टॉक. मैंने जब आया था तभी दे वर द लीडर्स कि दे वुड प्रोवाइड होल बैंक ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉयज, उनकी बायोडेटा रखते थे. अगर आपको किसी को एम्प्लॉयमेंट करना है तो यू कुड लॉग ऑन, डाउनलोड द बायोडेटा, कनेक्ट विद देम ऑन द प्लेटफॉर्म. करेक्ट. काफ़ी इनोवेटिव बिजनेस था एंड दे मेड अ लॉट ऑफ मनी ओवर देयर. सो समवॉट मोनोपोली और डुओपोली, या फिर और मोनोपोली डुओपोली इन इमर्जिंग मार्केट्स या इमर्जिंग सेक्टर्स जैसा बोल सकते हैं. उनकी कुछ टेक्नोलॉजी अलग है, उनका बिजनेस मॉडल अलग है. ओके. उनके कुछ ऐसे स्ट्रेंथ्स है जो आप इमीडिएटली विजिबल नहीं है, लेकिन उसकी वजह से दे कैन ग्रो रियली वेल. जैसे कि पेटीएम है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है कि मिलियंस ऑफ पीपल आर ऑन द प्लेटफॉर्म. तो कुछ भी बेच सकती है, माने दे आर डूइंग पेमेंट बट दे कैन सेल लोन्स आल्सो, दे कैन सेल टिकट्स आल्सो, दे कैन सेल इंश्योरेंस आल्सो. सो लाइक दैट जो मॉडल, बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग से है, those companies I always prefer, and that is also there in traditional businesses like automobile. अगर आप देखेंगे
टू व्हीलर्स तो सब लोग खरीदते हैं, लेकिन आयशा मोटर्स है ना, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट स्टॉक है। क्यों? बिकॉज दे आर फोकसिंग ऑन एब्सोल्यूट प्रीमियम एंड दे आर मेकिंग मोटरसाइकिल्स ऑफ 350 सीसी प्लस, जहाँ पर कुछ खास कंपटीशन है नहीं, और पूरे ने उसका पूरा ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है कि दे आर इनटू लाइक पूरा ब्रांड ऐसे बना दिया है कि अगर आपको बुलेट खरीदना है देन यू हैव अराइव्ड। सो लाइक दैट आल्सो विद इन इंडस्ट्री ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट स्टॉक्स बन जाते हैं। They're trying to be the Apple Yes. of automobiles. सो दैट इज वेयर आई फील कि इन्वेस्टर अगर फोकस करेगा, दैट इज ग्रेट स्टॉक पिकिंग स्किल, कि ऐसा कौन से ऐसे कंपनी अगर आपको लगता है कि अलग टाइप बिजनेस करता है। Okay. सेम इवन पीएसयू भी आप देखेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ओके, कॉन्सेप्ट स्टॉक। क्यों? केवल एक ही कंपनी है जो एरोप्लेन बनाती है, तो थोड़ा मोनोपोली या डुओपोली, थोड़ा ऐसा बिजनेस है जहाँ पर इतने सारे एंट्रेंस नहीं है, क्राउडेड स्पेस नहीं है। अगर वहाँ पर इन्वेस्टर फोकस करेगा, इट कुड बी एनी ऑफ दीज 4 थीम्स, जैसे हमने बताया, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, रूरल, कंजम्पशन, केपेक्स, कुड बी एनी ऑफ दीज 4 थीम्स। लेकिन अगर वहाँ पर कोई इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है, आई थिंक दैट इज आई वुड से इट इज एब्सोल्यूट राइट इंग्रेडिएंट टू फाइंड गुड क्वालिटी स्टॉक्स, अगर उनका बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग से है। और उसके अंदर फिर पीईजी रेशियोज को लगा के करेक्ट वैल्यूएशन पे बाय करना है। बिल्कुल, यू गॉट इट। I really want to see my portfolio growing. पोर्टफोलियो की बात हुई है सर, सो अभी आपका पोर्टफोलियो किस तरह का दिखता है? अगर आप अभी कैश के अंदर हैं इस करंट मार्केट सिचुएशन के अंदर ज्यादातर, या फिर इन्वेस्टेड हैं, किस तरह का पोर्टफोलियो आपका भी है? देखिए अंश, हमारे जैसे इन्वेस्टर्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि वी हैव बॉट स्टॉक्स 5 years 10 years ago एंड नाउ दे हैव बिकम मल्टी बैगर्स, दे आर लार्ज पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, और शायद बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट. तो आज की तारीख में भी वी आर स्टिल होल्डिंग स्टॉक्स लाइक कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक है, कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज भी होगी, टाटा एलेक्सी है, लाइक दैट एज अ मेजर ऑफ डिस्क्लोजर। तो ये जो है हमारे ट्रेडिशनल ओल्ड होल्डिंग्स है। वहाँ पर अभी शायद ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं आ रही है, बट वी आर स्टिल इन्वेस्टेड। जैसे जैसे नए आइडियाज आएंगे, वी विल ट्राई एंड गेट आउट ऑफ दीज बिजनेसेस एंड इनटू न्यू बिजनेसेस पर से। लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा टिल्ट इज टूवर्ड्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ओके. लेंडिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसे कि वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन बजाज फाइनेंस, वी हैव डन अ पॉडकास्ट आल्सो ऑन इट। तो बजाज फाइनेंस पर हमारा व्यू काफ़ी पॉजिटिव है, और अगर आप देखेंगे कि ये जो जीएसटी कट आएगा और अगर कंजम्पशन इंप्रूव होता है, देन द बिग टिकट कंजम्पशन विल इंप्रूव। एंड बजाज फाइनेंस इज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट लेंडर, एंड आपको एसी खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, मोबाइल खरीदना है, दे प्रोवाइड लोन्स। तो अगर ये जो बिग टिकट कंजम्पशन आइटम है उनकी अगर डिमांड बढ़ेगी, तो देन डिमांड फॉर लोन्स विल गो अप। राइट. तो ऐसे ऐसे हमने, आई लाइक दैट, मैंने आयशा के बारे में बात किया, दैट्स वन Right. ऑफ बिग होल्डिंग्स। फिर दूसरी हमारी एक कंपनी है टाटा एलेक्सी, वी हैव बीन होल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एज अ मेजर ऑफ डिस्क्लोजर। और ये जो एक केवल कंपनी है विच इज़ फोकसिंग ऑन ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी। यानी आप सुन रहे हो कि दे आर गोना बी ऑटोनोमस कार्स, मैंने ड्राइवरलेस कार्स, तो दे आर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर फॉर दैट, दे आर डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑल्सो, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, इट्स अ कंप्यूटर ऑन व्हील्स। सो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर वहाँ पर जाता है, दे आर डूइंग दैट। They are into certain healthcare and media products as well. So like that, I would say largely financial services, थोड़ा बहुत software है, and a whole host of consumption companies. ओके. जिस पे आप काफी टाइम से Yes. bullish हैं, of course. जैसे कि I would say jewelry company है, Alcobev company है, which are the large sectors which are doing well. Aviation, hospitality, means travel tourism, like say hotel companies, aviation companies. दैट इज़ वेयर द ब्रॉड थिंग इज। बट अगर मैं आइडियल पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू क्रिएट अ आइडियल पोर्टफोलियो ऑफ दीज कॉन्सेप्ट स्टॉक्स। बहुत सारे कॉन्सेप्ट स्टॉक हमारे से मिस भी हो गए, ओके. बट आई एम नाउ आई एम गोइंग टू बी मोर विजिलेंट देन बिफोर कि मिस नहीं होने चाहिए। क्योंकि देखिए लास्ट कुछ सालों में आप देखेंगे तो कंपनीज लाइक पेटीएम हैव डन वेल, जोमैटो हैज डन वेल, then there's a company called Zaggle Prepaid has done well, car trade है जो ये अलग concept है, they have done well, like that platform companies है जो अलग type का business है, they are given exceptional returns. So that's where I think eventually we want to go towards good quality businesses जहाँ पर अच्छा scale मिल सकता है। I think that's all, sir. Thanks a lot. Thank you so much for
the valuable time that you've given to us. And मैं काफी excited था इसके लिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था ये चीज, and वो मेरा पूरा excitement properly worth it था. It was so much fun to talk to you. Thank you so much for Thank you, Ansh. I also coming on. enjoyed this particular podcast, and I really wish your venture and your organization all the best. आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर एजुकेटेड इन्वेस्टर है तो हमारे मार्केट्स के लिए बहुत ही बढ़िया है. Correct. क्योंकि मैंने देखा है कि जो अनएजुकेटेड इन्वेस्टर आते हैं विथ extremely high expectation, they are the ones when they lose money in the market, they go away. So True. please keep up the good work and please keep on educating the investors ताकि वो एक confident investor बने and they can get the best out of this hugely profitable and hugely I would say important industry which is the stock market. Thanks a lot, sir. I don't think there's a better way to end this podcast. So आप सबको कैसा लगा ये पूरा का पूरा podcast? Let us know in the comment section below. अगर आपके कोई questions है वो भी हमें लिख के बताइए, और hopefully sir you will also help us to answer the Definitely. questions. On that note, thank you so much everyone for watching, और हम आपसे ऐसे ही अगले informative content के साथ मिलेंगे. Till then, keep learning, keep trading and investing with Upsurge. See you guys soon.